नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों, इस बार मैं लेकर आया हूं एक ऐसे बहादुर जांबाज सैनिक की कहानी जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने अमूल्य अंगों का दान कर दिया, यानी कि लड़ाई के मैदान में अपने शरीर के अंगों की भी परवाह किए बगैर लगातार युद्ध किया और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नायक दीपचंद के बारे में, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से कारगिल युद्ध में विजय दिलाई, यानी कि सही मायनों में वो हैं कारगिल के हीरो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नायक दीपचंद के बारे में और समझते हैं उनकी वीर गाथा को। Uniform 143, offshore listening over. गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। दोस्तों, यह है कारगिल वार के रियल हीरो नायक दीपचंद, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए कारगिल वार में अपनी दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिया था और घायल होने के बाद भी कारगिल की लड़ाई लड़ते रहे और देश की सीमाओं से दुश्मन को खदेड़ दिया। ये वही नायक दीपचंद हैं जिनके मजबूत इरादों के कारण हम कारगिल वार जीते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उस बहादुर योद्धा से और सुनते हैं उस कारगिल जंग की कहानी, उस योद्धा की जुबानी। मैं रहने वाला पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार का हूं। अभी फिलहाल नासिक महाराष्ट्र में रह रहा हूं। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं ही था। दूर दूर तक कोई भी सेना में नहीं था, अकेला आदमी था। मेरे घर में ना कोई फ्रीडम फाइटर था। हाँ, मेरे लिए फ्रीडम फाइटर मेरे दादा दादी थे। मेरे दादा ने मुझे युद्ध की जो देश आज़ादी की कहानियाँ सुनाई, 71 वार कैसे हुआ था, 65 कैसे हुआ था, 62 कैसे हुआ था। और फिर हमारे घर के अंदर जब जितने भी महापुरुषों की फ़ोटो रहती थी, तो उसमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो वर्दी थी, उनको देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया। और उसके जो नीचे लिखे हुए शब्द थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी हर भारतीय युवाओं को एक खून खोलने वाले शब्द हैं। मतलब तो उनकी वर्दी को देख करके मैंने ये सपना देखा था, खुली आंखों से सपना देखा था, आंख बंद करके सपना नहीं देखा था। तो चलिए दोस्तों, नायक दीपचंद से जानते हैं कारगिल युद्ध की स्ट्रैटेजी के बारे में, साथ ही जानते हैं कि किस तरह से कितने संघर्षों के साथ और क्या क्या ऑब्स्टिकल को पार करते हुए उन्होंने कारगिल युद्ध में विजय पाई। हमारे लिए मौका था, हमको 48 आवर्स का टाइम मिला था कारगिल पहुंचने के लिए, लेकिन हमने इतना जोश था कि 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को हमने तलोलिंग पर लगा दिया था। हमारी जो 120 मोटर थी वो 90 डिग्री फायर करती है, तो 8000 की हाइट के ऊपर हमने लगा दिया था। तो रोल वहाँ पर हमारा शुरू होता है कि जो आर्टिलरी का बहुत बड़ा बेड़ा है, तो ये युद्ध हम लोग भारतीय तोपखाने के कारण ज़्यादा जीते हैं, तो सबको मौका मिल रहा था फायरिंग करने का, और जहाँ गोला चाहिए था वहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो मैं हमारी बटालियन को भी 5-7 दिन बाद मौका मिला कि भाई लाइट रेजिमेंट से भी देख लो। तो सीओ साहब भी बोले भाई देखो, भारत माता की जय बोल करके, तो पापा बैटरी इधर थी, क्योंकि बैटरी थी 12 की 12 तोपों ने 1 राउंड गन 6 से फायर मिला। तो खुशकिस्मती से समझो कि जैसे हमने घोड़ा दाबा, चार्ली 2 जिस तोप के ऊपर मैं था, वही तोप का गोला जहाँ पर गोला चाहिए तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया, दुश्मन की सीधा बंकर के ऊपर बीच में जहाँ पर हमको सीधा गिरा। कारगिल वार के दौरान दीपचंद ने अपने सीनियर को एक मैसेज दिया था कि साहब, खाना चाहे मिले या ना मिले, हमें गोला बारूद लगातार मिलते रहना चाहिए ताकि हम दुश्मन के दांत खट्टे कर सकें, उसे मात दे सकें। मैंने वो वर्डिंग बोली थी कि साहब राशन मिले ना मिले, अम्निशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो साहब बोलते थे यार क्या करोगे, मतलब बोला नहीं साहब, राशन की बिना रह सकते मगर अम्निशन की बिना रह सकते। और ये हकीकत थी। मतलब युद्ध, आज हम लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं युद्ध के लिए, युद्ध इतना आसान नहीं था। मतलब लोग रात को हम लोग हमारी तोप के ऊपर 5-5 आदमी बांटे जाते थे, मगर बंदे कम थे, सेना में डिफीट रहती है हमेशा से ही, तो हम 4-4 आदमी ही काम कर रहे थे। और 4-4 में से कभी कभी कोई बंदा घायल हो गया, शहीद हो गया, तो 3-3 आदमी ने भी काम किया हुआ है। क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे थे कि हम लोग 10 जा रहे हैं तो उसमें से 2 ही आ रहे हैं, और ये हमारे साथ में हमारे बहुत साथी चले गए थे।
मतलब इतना था कि कल हमारा नंबर भी आ सकता था। तो हम लोगों ने दो दो की बड्डियाँ बनाई थी। मैक्सिमम रात को हम युद्ध लड़ते थे, वहाँ पर कोई बंकर नहीं होता था। नॉर्मल ड्रेस आज भी मेरे पास में, वो हेलमेट आपको दिखाया, वो वाटर बॉटल है, वो ड्रेस आज भी रखी हुई जो कारगिल युद्ध लड़ा। जवानों के 2 महीने तक जूते तक फट चुके थे, बारिश का मौसम था, इतना कोल्ड वार था। दुश्मन का तो हमको डर डर है ही है, मगर साथ में मौसम का भी है। बारिश माइनस टेम्परेचर है, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माइनस टेम्परेचर है मतियान गोमरी के अंदर। आप मानोगे नहीं, वहाँ पर इतना पीड़ा चल रही थी, इतना वो चल रहा था कि हम लोगों को, मगर जोश था हमारे अंदर। दुश्मन मजबूती से बैठा हुआ था, मगर फिर भी हमारे अंदर ये जोश था कुछ भी हो जाए हमने फतेह हासिल करनी है। दुश्मन ने कैसे हमारी ज़मीन के ऊपर पाँव रख दिया है। हमने मास्को घाटी से लेकर के 8 जगह गन पोजिशन को चेंज किया था। 8 जगह का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से यहाँ बैठे हुए, कभी 10,000 की हाइट है, कभी 12,000 की हाइट है, कभी 14,000 की हाइट, कभी 6,000 की, कभी 8,000 की। अपनी तोप को खोलना है, तोप को कंधे पर उठाना है। एक पाँव रखते थे, 2 पीछे आते थे। दिन में दुश्मन से बचना भी है और उन तोपों को ऊपर चढ़ा करके फिर अम्युनिशन चढ़ाना है। मतलब हम लोगों ने, आप सोचिए कि रात भर हम लोग को कभी 10 बजे फायरिंग होती थी, कभी 11 बजे, कभी 12:30 बजे, कभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। तो ऐसे हम लोगों ने युद्ध लड़ा है और हर आदमी के अंदर यही जोश था कि कुछ भी हो जाए। और जोश अगर है फौजियों के अंदर तो हम लोग फतेह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा से बड़ा हथियार दे दिया जाएगा, आपके हाथ कांपने लग जाए तो कोई काबिलियत नहीं है उस हथियार की। मतलब तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात अपना खून और पसीना बहाकर दुश्मन को हमारी सीमाओं से खदेड़ दिया और कारगिल की चोटी पर हमारे देश का तिरंगा लहराकर हमारे देश की शान को बढ़ाया। नीचे से मैसेज हर बार आता था कि जान माल का क्या नुकसान हुआ। तो पापा बैटरी उधर चल दी, क्योंकि बैटरी इधर चल दी। तो हम चल रहे थे तो ऐसे मांस का टुकड़े पड़े हुए, तो हमारे सामने, हम तो जूनियर थे, हमारे सामने खेमराज राणा सर हमारे सीनियर। तो हमने पूछा सर ये क्या? उसने बोला यार कोई पक्षी आ गया होगा। थोड़ा आगे 2-4 कदम फिर बढ़े, फिर एक मांस का टुकड़ा फिर था चौड़ा। बोले यार एक और बड़ा होगा। बोला सर ये, बोला यार कोई गीद आ गया होगा बोले। और जैसे ही पत्थर के आगे बढ़े तो देखा मुकेश मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ गई। ब्लड चल रहा है, पूरा धड़कन चल रही है, नबज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। ये देख करके राणा सर बैठ गए और मेरे पास जो नॉर्मल कोट था, क्योंकि हमने तो जिगरी फैंस, क्योंकि ऐसा हादसा होने से एकदम बंदा डर जाता है कि क्या हुआ, लेकिन मेरा तो जिगरी दोस्त था। और नॉर्मल कोट मैंने निकाला और उसकी गर्दन को लगा और इन्हीं हाथों में उन्होंने तड़प तड़प के आखिर सांस ली थी। उस टाइम मुझे बहुत पीड़ा आई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरे लिए भाई से बढ़ के भी दोस्त था और हमने दोनों ने वादा किया था कि दोनों में से कोई भी शहीद हो जाएगा, एक दूसरे के परिवार से मिलेगा, नई शताब्दी कौन देखेगा। तो वो लास्ट टाइम में मेरा साथ छोड़ के जा चुका था। मतलब तो मेरे लिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि आज भी उस कमी को हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। मतलब तो 4:30 बजे टाइगर हिल से मैं अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला था और गोमरी मतियान, जहाँ पर बाकी भी पार्थिव शरीर रखे गए थे जवानों के, वहाँ पर मैंने रात को 2:30 बजे पहुँचा, रखा निशान जो चेक करने किए, अंतिम प्रणाम किया, पाँव को हाथ लगा के अगरबत्ती लगाई और कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। वापस सवेरे 8:30 बजे टाइगर हिल के ऊपर आ गए। पूरा मायूसी थी हमारी बटालियन के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी थी। मगर युद्ध के अंदर हम लोग बिल्कुल हताश नहीं हो सकते हैं, आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक लड़ना पड़ता है। उसके बाद में उस दिन हमने तैयारी किया, बहुत भरपूर तैयारी किया और अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपनी दोस्त की शहादत का बदला लिया। दोस्तों, ये बहादुरी का जज्बा किसी फौलादी सैनिक के सीने में ही हो सकता है। अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वत्र लुटा देने का हौसला ये वीर अपने साथ लेकर जन्म लेते हैं। जो तीसरा था, जब पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है उसको ऑपरेशन पराक्रम बोलते हैं। तो 1 साल बाद में या 2 साल बाद में 99 में ये हुआ था और 2001 में ये अटैक हो गया। तो उस बार पूरी फौज को, पहली बार था जब देश आज़ादी के बाद में पूरी फौज को हिला दिया था, भैया तो पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। मगर अमेरिका रूस के कारण युद्ध नहीं हुआ और जब हम लोग रियर में आगे अनलोडिंग कर रहे थे तो 3 आदमी थे हम लोग, अनलोडिंग करते हुए बम फट गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगी, एक मेरे हवलदार जी को लगी, एक तीसरे को नहीं लगी। तो जब मुझे चोट लगी तो मेरा ये हाथ उड़ चुका था, इधर लीवर बह रहा था, पानी पूरा ब्लड बह रहा था, लीवर में लगा, इधर भी पूरा खून आ रहा था, पूरा डैमेज था। तो मैंने 2-3 बार उठने की कोशिश किया, मेरी छाती छुती पूरी फट चुकी थी, आंतड़ी वगैरह बाहर थी। मेरे दोस्तों ने मुझे उठाए तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। मैंने बोला रो मत, क्योंकि उनको मेरी जो कंडीशन नज़र आ रही थी वो लगता था कि चंद सेकंड का मेहमान है, हॉस्पिटल में ले जाएगा। पहले वाले सर को टांग में लगी थी, पेट में लगी थी, उसका ऑपरेशन चालू हो गया। मेरा जब ऑपरेशन शुरू होने से पहले जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बोल दिया इज द डेथ। तो सीओ साहब ने मेरे ने बोला
सर इस जवान की ज़रूरत है मुझे, इसने कारगिल के अंदर बहुत अच्छे काम किए, ऑपरेशन रक्षक में बहुत अच्छे काम किए हैं और ये मर नहीं सकता, आप प्लीज़ चेक करिए। तो सीओ साहब के बोलने से डॉक्टर ने दोबारा चेक किया कि सर 5% चांसेज हैं अगर इसके टांगे काट दी जाए तो, बाकी भगवान भरोसे हैं। तो सीओ साहब ने साइन की, क्योंकि हमारे लिए तो माँ बाप सीओ साहब ही रहते हैं, तो साइन किए कि आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। तो मेरी 6.5 फीट की हाइट थी, आज आपके सामने 3 फीट की रह गई है। जीवन जीना इतना आसान नहीं था जितना हम लोग आज समझते, जितना आप चेहरे के ऊपर मुस्कान देख रहे हो, इसके पीछे भी बहुत पीड़ा, आज भी पीड़ा रहती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन हम लोगों ने किसी को दर्द नहीं दिखाना है, अपना जो स्वाभिमान जिस तरह सैनिक जीते वैसे दिखाना है। मतलब तो 6 महीने मुझे बिस्तर पर लगे। वैसे तो मैं 3 साल तक हॉस्पिटल रहा, मगर 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगे मिली। जब हमारी फैमिली को बुलाया गया तो मैंने मेरी वाइफ को बहुत दिन तक ये नहीं पता चलने दिया था कि मेरी टांगे भी नहीं है। फिर मैंने भगवान श्री कृष्ण की वो बातें याद आई कि जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा है और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। और उसके बाद में जब 6 महीने बाद जब मुझे टांगे मिली, 65 kg वेट था मेरे अंदर, 65 से 38 kg वेट रह गया था और 42 kg की मुझे टांगे मिली थी। तो मैंने जब उनको पहना और पहली बार इस मातृभूमि पर जब कदम रखा, तो इसको हम लोग भारत भूमि, मातृभूमि को माँ बोलते हैं। तब फिर मैंने इसको दोबारा से माथा चूमा और एक आशीर्वाद मांगा कि हे माँ, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं दोबारा अपना जीवन जी सकूं। कारगिल वार में पूरी तरह से जख्मी दीपचंद ने फिर से जीने का जज्बा रखा। न सिर्फ जीने का जज्बा रखा बल्कि औरों के लिए भी एक जिंदा मिसाल बने हैं। ऐसे बहादुर और जाबाज मां भारती के इस वीर योद्धा को दिल से सलाम है। धन्य है वो मां जिसने ऐसे योद्धा को जन्म दिया। नायक दीपचंद हौसलों और हिम्मत की एक बड़ी मिसाल हैं। चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। यही मेरा एक जीवन का लक्ष्य था सर। और जो अधूरे मेरे सपने रह गए हैं वो यही है कि भाई, जो मैं देश सेवा के लिए आया था, मतलब मेरी वर्दी उतरने के बाद मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, लेकिन मैं अभी भी दिन रात भगवान से यही इरादे करता हूँ कि मैं अगले जन्म में भी अगर मैं इस मातृभूमि पर जन्म लूँ, भारत भूमि पर जन्म लूँ और एक सैनिक के रूप में जो मेरी बची हुई अभी सेवा है दोबारा से पूरा करूँ। दोस्तों, अक्सर हम या हमारे बच्चे फिल्मों के हीरो को ही असल हीरो समझते हैं, मगर असल में देखा जाए तो ऐसे सैनिक ही हमारे देश के असली हीरो हैं। ये चीज हमें हमारे बच्चों को समझानी है। दोस्तों, ऐसे वीर योद्धा इस धरती पर कभी कभार पैदा होते हैं और ऐसे वीर योद्धाओं की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है। दोस्तों, यदि जिंदगी से आप हताश हैं और आपको ऊपर वाले से शिकायत है और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बेकार है, तब आप नायक दीपचंद की इस गाथा को सुन लेना। मेरा दावा है कि आपको जीने की कला आ जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं एक सैनिक की गाथा को बताने में सफल रहा हूँगा। ऐसे तो हमारे देश में कई बांकुरे हैं, कई सैनिक हैं, एक एक करके मैं सभी की कहानियां आपके सामने लेकर के आऊँगा। दोस्तों, यदि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे बहादुर सैनिकों के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसे ही बहादुर की कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।